दोस्तों टॉपिक वाइज सीरीज एक्सप्लेनेशन स्वागत है। तो आज का हमारा टॉपिक है थारू जनजाति। इससे पहले भी हमने जो है जौनसारी जनजाति को पूरा कंप्लीट कर लिया है। 2 पार्ट में वो वीडियो थी। थारू जनजाति की अगर बात करें, उधम सिंह नगर जिले में मुख्य रूप से खटीमा, किच्चा, नानकमत्ता और सितारगंज के 141 गांवों में निवास करने वाला थारू समुदाय जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड व कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। याद रखिएगा, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय कौन सा है? थारू जनजाति। और गढ़वाल क्षेत्र की अगर बात करें तो कल ही हमने देखा था जौनसारी, ठीक है ना। जो जौनसारी हैं वो गढ़वाल क्षेत्र की सबसे बड़ी जनजातीय समुदाय है, ठीक है। अगर अगला सवाल ये भी आ सकता है कि कुल कितने गांव में थारू जनजाति समुदाय के लोग रहते हैं? 141 गांव में ये निवास करते हैं। उत्तराखंड के अलावा ये उत्तर प्रदेश का जो लखीमपुर, गोंडा, बहराइच और महराजगंज है, जो महराजगंज, सिद्धार्थनगर यहाँ पे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बिहार के चंपारण और दरभंगा, ठीक है, और नेपाल के जो भेंची से लेकर पश्चिम में महाकाली नदी है ना, इसके तराई भावर क्षेत्र में ये फैले हुए हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे सवाल क्या आएगा? देखो, सिंपल सी बात है, वो ये पूछ सकते हैं कि उत्तराखंड के अलावा जो थारू जनजाति है ये कौन से राज्यों में निवास करती है? तो बिहार और उत्तर प्रदेश आप याद रखिएगा। और यदि ऐसा आ जाता है कि भारत के अलावा जो थारू जनजाति है वो और किस देश में निवास करती है, तो नेपाल आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, जो थारू है ना, कुछ लोग इनको किरात का वंशज मानते हैं, ठीक है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि ये इसके अलावा भी और कई ज़्यादा उपजातियों में विभाजित हैं। और जो फिर ये थारू शब्द है, इसकी उत्पत्ति को लेके भी इनमें कुछ ना कुछ विवाद चलता रहता है, ठीक है। कुछ लोग बोलते हैं कि राजस्थान के थार मरुस्थल से आकर बसने के कारण इनको जो है थारू बोला गया। राणा प्रताप के वंशज के कारण इनको थारू बोला गया और इसलिए इनको इसका समर्थन मिला है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे कोई सवाल आता है तो सिर्फ ये आएगा कि थारुओं को सामान्यतः किसका वंशज माना जाता है? किरात वंश का वंशज माना जाता है। और अगला सवाल ये भी आ सकता है कि विद्वानों के अनुसार थारू कहाँ से आकर बसे होंगे? तो राजस्थान के थार मरुस्थल से। इसके वंशज कहे जाते हैं राणा प्रताप के वंशज कहे जाते हैं, ठीक है। देखिए, शारीरिक गठन की अगर बात करें तो ये लोग कद में छोटे होते हैं, ठीक है। चौड़ी आकृति होती है, नासिका इनकी समतल होती है। मंगोल प्रजाति, मैंने कहा था ह्यूमन एवोल्यूशन के अंतर्गत हम मंगोल को समझते हैं, तो मंगोल प्रजाति के अत्यधिक निकट इनको कहा जाता है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां अधिक आकर्षक और सुंदर होती हैं। भाषा, इनकी अपनी कोई विशिष्ट भाषा नहीं है। जिस भाषा क्षेत्र के समीप इनका निवास होश है, प्राय वही भाषा प्रयुक्त करते हैं। अतः राज्य में निवास करने वाले थारू अवधी मिश्रित पहाड़ी, नेपाली, भावरी आदि भाषाएं बोलते हैं। अब अगर बात करें इनकी वेशभूषा की, तो देखो, कपड़े तो पहनावे जैसे उत्तराखंडी हैं ही, सेम वही चीज़ें हैं, कुछ अलग नहीं है। धोती, लंगोटी, आगा, कुर्ता, टोपी और साफा पहनते हैं। और स्त्रियाँ जो है रंगीन लहंगा, काली ओढ़ी, चोली, बट्टेदार कुर्ता ये पहनती हैं, ठीक है। शरीर पर टैटू छपवाते हैं, ठीक है। और पीतल, चांदी और कांसे के आभूषण ये पहनते हैं, ठीक। पुरुष ही अपने हाथ पर गुदने यानी कि टैटू बनवाते हैं। आवास की अगर बात करें तो ये लकड़ी, पत्तों और नरकुल का प्रयोग करते थे। त्योहारों पर चित्रकारी, प्रत्येक घर में पशु बाड़ा, ठीक है। घर के सामने प्राय छोटा सा एक पूजा स्थल भी होता है। भोजन की अगर बात करें थारू जनजाति के अंदर तो चावल, मच्छी, भात ज्यादा खाते हैं। दूध, दही, मांस, अंडे का भी प्रयोग करते हैं, ठीक है। खाना तो अब सभी जगह सेम ही हो गया। तंबाकू, मदिरा भी इनका मुख्य पेय है, ठीक है। मदिरा वे चावल द्वारा स्वयं निर्मित करते हैं, जिसे जाड़ कहा जाता है। तो जाड़ क्या है? मदिरा है। सामाजिक स्वरूप की अगर बात करें, सामाजिक स्वरूप में कई गोत्रों या जातियों या कुरियों में बटे होते हैं। बड़वायक, बट्टा, रावत, वृत्तियां, महतो, डहैत इनके प्रमुख गोत्र या घराने हैं, ठीक है। बड़वायक सबसे उच्च माने जाते हैं। पहले इनमें बदला विवाह प्रथा था, ठीक है ना, जैसे कि बहनों के आदान प्रदान का प्रचलन। लेकिन अब 3 टिकड़ी व अन्य प्रथाएं प्रचलित हैं तथा दोनों पक्षों की ओर से विवाह तय किया जाने को पक्की पौड़ी कहा जाता है। अब यहाँ पे बहुत से क्वेश्चन आ गए हैं आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले तो 3 टिकड़ी प्रथा किससे संबंधित है, किस जनजाति के अंतर्गत आता है? तो थारू जनजाति आपका सही आंसर हो जाएगा। पक्की पौड़ी किसके अंतर्गत आता है? तो थारू जनजाति ही आपका सही आंसर हो जाएगा। लेकिन अब सवाल थोड़ा घुमा के आएंगे, ठीक है ना। जैसे कि दोनों पक्षों से विवाह तय किए जाने को क्या कहा जाता है? पक्की पौड़ी। लेकिन सवाल क्या आएगा कि पक्की पौड़ी किस जनजाति के अंदर कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? तो थारू जनजाति के अंदर। और इसका अर्थ क्या होता है कि दोनों पक्षों से विवाह को तय करना, ठीक है।
अच्छा, विवाह की जो सगाई की रस्म होती है तो उसके अपना पराया कहते हैं, ठीक है। और सगाई के बाद जो है 10-15 दिन बाद जब लड़के पक्ष के लोग लड़की के घर जाते हैं विवाह की तिथि निश्चित करने के लिए, तो उसको बात कट्टी कहा जाता है, ठीक है। बात पक्की नहीं बल्कि बात कट्टी, ठीक है, याद रखिएगा। तो बात कट्टी का संबंध, बात कट्टी कौन सी रस्म होती है जब विवाह की तिथि को निश्चित कर दिया जाता है? मांग या फुलोरा दूज। अब देखो ये क्या होता है, सिंपल सी चीज है। जब शादी हो जाती है तो लड़की का अर्थ एक दिन के लिए लड़के के घर आती है, फिर अपने भाई या पिता के साथ वापस चले जाती है, तो उसको फुलोरा दूज कहा जाता है। तो इस चीज को आप याद रखना। हो सकता है 2 सवाल तो बेसिक से बनने ही बनने हैं कि फुलोरा दूज का संबंध कौन सी जनजाति से है, और दूसरा कि फुलोरा दूज क्या है, ठीक है ना। या फिर ये जब लड़की शादी के बाद अगले दिन मतलब अपने घर वापस आ जाती है, भाई या पिता के साथ लौटती है, तो उसको क्या कहा जाता है? फुलोरा दूज कहा जाता है, ठीक है। चाला क्या है? जब लड़की चैत या वैशाख माह में क्या करती है? अपने पति के घर आ जाती है, ठीक है ना, स्थायी रूप से उसे चाला कहा जाता है, ठीक। पूछा जाता है लठ भरवा भोज का संबंध किससे? थारू जनजाति से। क्या होता है इसमें? जब कोई लड़की का पति मर जाता है या उसका पति उसके घर ना आया हो, चाला ना आया हो, ठीक है ना, तो लड़की का पिता क्या करता है? उसको किसी बिरादरी के घर भेजकर क्या करते हैं? भोज करवा देते हैं, ठीक है। तो इस भोज को लठ भरवा भोज कहते हैं, ठीक है। में मुख्यतः एक पत्नी विवाह ही प्रचलित है, लेकिन आवश्यकता बहुपत्नी विवाह भी हो सकता है। अच्छा, इसमें एक चीज और है कि पुरुषों को भोजनालय में जाने का अधिकार नहीं है, ये भी पूछा जाता है। आई थिंक एक पेपर में आया भी था कि कौन से जनजाति के अंदर पुरुषों को किचन में जाना की अनुमति नहीं है, तो थारू जनजाति में, ठीक। संयुक्त परिवार प्रथा देखने को मिलती है। परिवार का सबसे बड़ा मुखिया एक वृद्ध व्यक्ति ही होता है। इस समाज में मात्र सत्तावन पितृवंशीय पितृस्थानीय पारिवारिक परंपरा पाई जाती है। उनकी बात करें तो थारू जो है ना हिंदू धर्म को मानते हैं। पछावन, खड्डा भूत, काली, नगराई देवी, भूमिया, बड़ा बाबा, ठीक है, कारो देव, राकात, कलवा सहित अनेक देवी देवताओं, भूत प्रेतों तथा अपने पूर्वजों की ये पूजा करते हैं। कुछ देवताओं को ये बकरा, मुर्गा, सुअर, शराब आदि भी चढ़ाते हैं, ठीक है। बात करें अगर त्योहारों की तो दशहरा, होली, दीपावली, माँ की खिचड़ी, कन्हैया अष्टमी और बजहर इनके प्रमुख त्योहार हैं, ठीक है। बजहर नामक जो त्योहार है यह ज्येष्ठ बैसाखी में मनाया जाता है, और यही इसका इम्पोर्टेंट है कि बजहर त्योहार कब मनाया जाता है, किस जनजाति से संबंधित है, ठीक है। दीपावली को ये शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है कौन सी जनजाति के अंदर दीपावली को शोक पर्व में मनाया जाता है, ठीक है ना। होली फाल्गुन पूर्णिमा से 8 दिनों तक मनाई जाती है, जिसमें स्त्री पुरुष दोनों मिलकर खिचड़ी नृत्य भी करते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक व्यवस्था की बात करें तो अपनी पंचायतें तथा ग्रामीण अदालतें होती हैं इनकी। पराजित पक्षों को शारीरिक और आर्थिक दंड भी दिया जाता है इसमें, ठीक है। अर्थव्यवस्था की बात करें, थारू लोग प्राय सीधे साधे और ईमानदार होते हैं। इनका आर्थिक जीवन सामान्य रूप से कृषि, पशुपालन, आखेट पर आधारित है। कुमाऊं तराई क्षेत्र के थारू स्थायी कृषक, पशुपालक व आखेटक होते हैं, ठीक है। तो भारत नेपाल के दक्षिण पूर्वी सीमांत क्षेत्रों के थारू जलवासी कृषक या आखेटक होते हैं। ये मुख्य रूप से धान की खेती करते हैं। इसके अलावा दाल, तिलहन, गेहूं, सब्जियों की भी खेती व मछली का शिकार करते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मुर्गी आदि पशुओं का पालन करते हैं। दूध तथा ऊन, मांस के लिए ये यूज करते हैं इनका, ठीक है। इनके अन्य व्यवसाय में लकड़ी की ढुलाई, लकड़ी कटाई, शिकार, ठीक है, वन से लकड़ी, जड़ी बूटी, फल फूल एकत्र करना, कुटीर उद्योग प्रमुख हैं, ठीक है। शिक्षित थारू सरकारी नौकरी भी करते हैं भाई। तो दोस्तों ये था थारू जनजाति से संबंधित वीडियो। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई चीज़ क्लियर ना हुई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियोस भी आपको मिल सकें। और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।